वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, लास्ट क्लास तक हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन के एमसीक्यू कर रहे थे। इसी कड़ी के अंदर आगे के कुछ क्वेश्चंस इसी चैप्टर के हम लोग करते हैं। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है क्वेश्चन बेटा कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस मियोसिस अकर्स। क्या कह रहा है कि युग्मक जनन की किस अवस्था के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक जनन की किस अवस्था के दौरान अर्धसूत्री विभाजन जो है वह होता है, वह अपन को देखना है बेटा। तो बेटा, अपन सब जानते हैं कि युग्मक जनन के अंदर बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर होता है ग्रोथ फेज और थर्ड होता है मैचुरेशन फेज। तो अगर अपन बात करें कि किस अवस्था के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो हम जानते हैं कि ग्रोथ फेज के दौरान तो माइटोसिस होती है जिसकी वजह से नंबर बढ़ता है। ग्रोथ फेज को ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज कह सकते हैं जिसके दौरान नंबर उनका जो है सेल्स का बढ़ता है। तो मैचुरेशन फेज जो होती है, परिपक्वता अवस्था, उसके दौरान जो है मियोसिस आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा बेटा? परिपक्वता अवस्था या मैचुरेशन फेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद आती है ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर उसका नंबर बढ़ता है और उसके बाद जो होती है ग्रोथ फेज जिसके दौरान उसमें साइज इंक्रीज होता है, और मैचुरेशन फेज के दौरान उसके अंदर मियोसिस जो है वह देखने को मिलता है। 3 फेज होती है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन, जिसके दौरान मियोसिस जो है आपको मैचुरेशन फेज या परिपक्वता अवस्था के दौरान देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा कि द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन एग इज। बेटा, मनुष्य का जो मादा एग होता है, फीमेल गैमिट होता है, उसकी कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने इस प्रकार से है। जस्ट ए मिनट। हेलो, सॉरी। तो जो मनुष्य का एग होता है, मादा फीमेल का एग होता है, उसके चारों तरफ डबल लेयर होती है। बाहर की तरफ अगर आपको देखने को मिलते आए वह होता है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर की तरफ जोना पेलुसिडा आपको देखने को मिलता है। तो बेटा 2 लेयर है बेटा। ये क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, बेसिकली 2 मेम्ब्रेन होती है इसके दौरान। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की अपन बात करते हैं। 2 मेम्ब्रेन की हम लोग बात करेंगे यहां पर। एक मेम्ब्रेन होती है जोना पेलुसिडा, एक होती है जोना पेल्यूशिडा। जोना पेल्यूशिडा जो होती है वो बेटा नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है बेटा? नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। और नॉन सेलुलर के साथ साथ यह ओवम खुद के द्वारा जो होती है वह सिक्रेटेड होती है। सिक्रेटेड ओवम, सिक्रेटेड इटसेल्फ बाय, सिक्रेटेड इटसेल्फ बाय ओवम। ओवम के खुद के द्वारा जो होती है जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है वह सीक्रेट होती है। दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और जो कोरोना रेडिएटा होती है वह सेकेंडरी लेयर होती है। प्राइमरी लेयर तो आपका इसका आंसर जो है वह बेटा जोना पेलुसिडा चला जाएगा, लेकिन अपन को दोनों के बारे में पढ़ना है। कोरोना रेडिएटा जो होती है वह फॉलिकुलर सेल से बनती है, यह सेकेंडरी लेयर होती है। पहली बात तो ये क्या होती है बेटा? सेकेंडरी लेयर होती है और सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर जो सेल्स होती है उसके द्वारा सिक्रेट होती है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? जोना पेल्यूसिडा। क्या चला जाएगा? जोना पेल्यूसिडा जो है लेयर वह प्राइमरी लेयर होती है, और सेकेंडरी जो होती है उसको बोलते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका बेटा आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ये आपको एग मेम्ब्रेन दिख रही है।
जोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर होती है और कोरोना रेडिटा जो होती है वह सेकेंडरी होती है। ये तो हो जाएगी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, और कोरोना रेडिटा जो होती है वह होती है आपके सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिप्लॉयड सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पूछते हैं कि कौन सी सेल डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, और कौन सी सेल अगुणित है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग आर डिप्लॉयड सेल, निम्नलिखित में से कौन सी द्विगुणित कोशिकाएं हैं। तो बेटा बात करते हैं द्विगुणित कोशिकाओं की बेटा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, ये अपन सब जानते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो ये तो कैसी हो जाएगी बेटा, हैप्लॉइड हो जाएगी, ये हो जाएगी अगुणित। तो ये आंसर नहीं होगा। स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म ही है और ओवा एग है, इसका मतलब ये गैमीट्स है, और गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं जाएगा, ये भी आंसर नहीं रहेगा। स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल डिप्लॉयड होते हैं, ऊगोनिया बिल्कुल डिप्लॉयड होते हैं, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ऑल आर डिप्लॉयड्स। ये क्या है, ऑल आर डिप्लॉयड। तो आंसर क्या चला जाएगा अपना, स्पर्मेटो, सी आंसर जो है वह चला जाएगा। सेकेंडरी oocyte ये अगेन कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है चीज। चलते हैं आगे की तरफ। ये इसका बेटा एक्सप्लेनेशन जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। स्टोर्ड फूड ऑफ oocyte इज, सेकेंडरी oocyte की बात कर रहा है, अंड कोशिका का संग्रहित भोजन है। तो बेटा अंड कोशिका के अंदर जो भी संग्रहित भोज्य पदार्थ रहता है, याद रखने की चीज है, वह पित्तक या यॉक के रूप में रहता है। क्लियर है चीज ये बेटा। चल लेते हैं आगे। यॉक के रूप में रहता है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, पोलर बॉडी ध्रुवीय पिंड का निर्माण किसके निर्माण के दौरान होता है। तो ध्रुवीय पिंड जो होते हैं वह बेटा, एक चीज तो यह ध्यान रखनी है कि ध्रुवीय पिंड का दौरान निर्माण जो है वह अंड जनन के दौरान होता है। और कब होता है कि जब प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के अंदर अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा, अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन होता है। और अनइक्वल डिवीजन से क्या होगा बेटा, एक बड़ी सेल बनेगी और एक छोटी सेल बनेगी। जो एक तो क्या बनेगी, लार्ज सेल, और एक बनेगी बेटा आपके स्मॉल सेल। लार्ज सेल जो होती है वह होती है सेकेंडरी oocyte। क्या होती है बेटा, सेकेंडरी oocyte। और स्मॉल जो सेल होती है वह होती है बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी या ध्रुवीय पिंड। तो क्या कह रहा है कि बेटा ये इसका इस चीज से अपना आंसर जो है वो निकल जाएगा कि द पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, किसके निर्माण के दौरान पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो किसके निर्माण के दौरान होता है बेटा, सेकेंडरी oocyte। किसके निर्माण के दौरान होता है, द्वितीयक अंड कोशिका के निर्माण के समय प्रथम ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स, कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैनी oocytes, मैनी स्पर्म, अ सिंगल oocyte, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है बेटा, oocyte जो होते हैं वह ज्यादा नहीं बनते हैं, एक ही बनता है। एक सिंगल जो होता है वह oocyte आपको ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, एक एकल अंड कोशिका जो है वह ग्राफियन फॉलिकल के अंदर देखने को मिलती है। आप सब जानते हैं कि जब ग्राफियन फॉलिकल का रप्चरिंग होता है, ग्राफियन फॉलिकल, और वो भी कैसी, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर्ड होता है, रप्चर होती है और क्या करती है बेटा, एग का रिलीज करती है।
और इस एग रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं बेटा ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। और हमेशा एक एग जो होता है वह रिलीज होता है। एग को ही हम लोग बोल सकते हैं बेटा सेकेंडरी oocyte। क्या बोल सकते हैं बेटा? सेकेंडरी oocyte। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कितनी बेटा? एक जो है एग्स या एक सेकेंडरी oocyte जो होती है वह प्रेजेंट होती है। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये है ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte इसके अंदर होता है, एक ही होता है, सिंगल। ठीक है? और ग्रेनुलोसा सेल्स वगैरह, थीका लेयर वगैरह आप जानते ही हैं, पढ़ा है अपन ने। इन ह्यूमन कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन। कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में कुछ पहले बातें कर लेते हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इट इज टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है। पहली बात तो क्या है, ये कैसी है? सॉरी, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इट इज टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है, टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसके द्वारा कुछ हार्मोन भी सिक्रेट किए जाते हैं। और इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण बेटा जब फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है ओव्यूलेशन के समय, उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद इसका निर्माण होता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द रप्चर्ड। अगला पॉइंट देखना, फॉर्म्ड बाय रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। तो किसके आंसर क्या? ब्रेन के अंदर नहीं होती है, ओवेरी अंडाशय के अंदर जो है आपके ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा? अंडाशय या ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये इसके आंसर है। ये पूरा ओवेरी का जो oogenesis का जो सिंपल अगर फॉर्मेट में डायग्राम देखना चाहें तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? एंट्रम इज फिल्ड विथ फ्लूइड एंड इज फाउंड इन। एंट्रम देखो बेटा, एक oogenesis के दौरान अगर आप लोग देखें तो एक कुछ स्टेप्स है, वो एक सीक्वेंस के अंदर फॉलोअप होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं और एंड में टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना कि जो तृतीयक या टर्सरी फॉलिकल होते हैं, जो टर्सरी फॉलिकल्स होते हैं या जिसको बोलते हैं तृतीयक पुटक, तो तृतीयक पुटक कब बनेंगे? जब उसके अंदर एक गुआ, एक कैविटी जिसका नाम होता है एंट्रम का फॉर्मेशन होता है। एंट्रम मतलब प्रेजेंस ऑफ एंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्सरी फॉलिकल। तो ये क्या है बेटा? किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बोन मैरो ऑफ बोन? नहीं, बोन से कोई लेना देना नहीं है। कैविटी ऑफ? नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवेरी। आंसर क्या चला जाएगा? अंडाशय के ग्राफियन फॉलिका के अंदर एंट्रम नाम की एक कैविटी पाई जाती है। एंट्रम गुआ जो है वह ग्राफियन फॉलिकल के अंदर पाई जाती है। इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। याद रखना है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है, डिंब वाहिनी, उसके अंदर एक एम्पुला रीजन होता है, एम्पुला स्टमक जंक्शन। आंसर तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन के 3 आंसर आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन के अंदर फेलोपियन ट्यूब दे रखा हो, यह भी आंसर सही है। अगर ऑप्शन के अंदर एम्पुला रीजन दे रखा हो, एम्पुला रीजन दे रखा हो, यह भी आंसर आपके सही है। और ऑप्शन के अंदर एम्पुला स्टमक, एम्पुलरी, सॉरी पूरा लिख लेते हैं, एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन अगर दे रखा हो तो यह भी आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा? आपके फेलोपियन ट्यूब। ठीक है बेटा, आप लोग जानते हैं कि अगर स्ट्रक्चर देखें, अगर अपन ह्यूमन
के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये होते हैं फिम्बरी जो एग को कैचअप करने का काम करते हैं। एम्पुला रीजन, यहां पर जो है एम्पुला और स्टमक रीजन का जंक्शन होता है, इस जगह पर जो है फर्टिलाइजेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन साइट जो होती है एम्पुला रीजन या एम्पुलरी रीजन या एम्पुला स्टमक जंक्शन, वहां पर ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज। निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों के गुणसूत्रों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि निषेचन जब क्रिया होती है तो नर युग्मक के अंदर भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल युग्मक के अंदर भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन युग्मकों के इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं? तो बेटा इस युग्मकों के इंटरमिक्सिंग को एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण नाम से जाना जाता है। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे कुछ वर्ड्स और भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिनगेमी क्या होता है। बेटा सिनगेमी इज अ जनरल टर्म विच इज यूज्ड फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। It is a general term used for fusion of गैमेट्स के फ्यूजन के लिए जो जनरल टर्म अपन काम में लेते हैं उसको हम लोग सिनगेमी कहते हैं। दूसरा प्लाज्मोगेमी। बेटा प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दो वर्ड आ रहे हैं। प्लाज्मोगेमी को अपन लोग बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, मतलब, और कैरियोगेमी क्या होता है बेटा? कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को अपन लोग प्लाज्मोगेमी कह सकते हैं और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? कैरियोगेमी। यहां पर स्पेशली ये क्या कह रहा है? इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। उभय मिश्रण जो है शब्द जो है टेक्निकली अपन लोग काम में लेते हैं किसके लिए? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम के लिए। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा एक्सप्लेनेशन है, मैंने कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर कॉर्टिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अकर्स। कॉर्टिकल प्रतिक्रिया के बाद निषेचन झिल्ली का निर्माण कहां पर होता है? पहली बात तो बेटा कॉर्टिकल रिएक्शन होती क्या है? बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो स्पर्म जो है एंटर करता है एग के अंदर। स्पर्म का हेड पोर्शन के ऊपर एक्रोसोम होता है जिसके अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है और एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। तो उस दौरान कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन के समय होती है। पहली बात तो क्या है बेटा? कॉर्टिकल रिएक्शन कब होती है? अकर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के समय होती है। अब ये कह रहा है कि उसके दौरान एक मेम्ब्रेन बनती है, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। वह फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो होती है फॉर्मेशन कहां पर होती है? आउटसाइड ऑफ कोरोना रेडिएटा? बिल्कुल नहीं है बेटा, कोरोना रेडिएटा के बाहर की तरफ नहीं बनती है। इनसाइड ऑफ कोरोना रेडिएटा? नहीं, कोरोना रेडिएटा से कोई लेना देना नहीं है। इन प्री विटेलाइन स्पेस, पेरी विटेलाइन अवकाश के अंदर, बिल्कुल सही बात है। कहां बनती है बेटा? इन प्री विटेलाइन स्पेस के अंदर बनती है। इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ oocyte नहीं बनती है। अब अपन कुछ बात करते हैं कि प्री विटेलाइन स्पेस होता क्या है। बेटा जो प्री विटेलाइन स्पेस होता है यह जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। यह प्री विटेलाइन स्पेस जो होता है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, यहां पर फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। और फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? बेसिकली प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को। एक से ज्यादा जो है स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर नहीं कर पाए। फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली क्या करेगी बेटा? प्रिवेंट
पॉलीस्पर्मी, एक से ज्यादा स्पर्म जो है एंटर नहीं करे एग के अंदर, उसको रोकने का काम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करती है। और क्या करती है बेटा, जोना पेलुसिडा को हार्ड बनाती है, मेक जोना पेलुसिडा हार्ड, पेलुसिडा हार्ड। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन के बारे में, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है बेटा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जोना पेलुसिडा, ये आपको जो लेयर दिख रही है ये जोना पेलुसिडा की है, और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज पेरीविटेलाइन स्पेस। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के दौरान यहां पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन इन फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग में निम्नलिखित में से कौन निषेचित अंडे में विभाजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बेटा ध्यान रखना कि मैच्योर मैमेलियन ओवन के अंदर किसी भी तरह के कुछ पॉइंट्स है, पहले वो अपन लोग डिस्कस करते हैं कि जो मैच्योर मैमेलियन एग होता है उसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक है, और डिवीजन के लिए सेंट्रियोल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना बेटा, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले कि इन मैच्योर मैमेलियन एग, मैमेलियन एग, मैमेलियन एग के अंदर नो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नहीं होते। तो भाई सेंट्रियोल नहीं होंगे तो डिवीजन कौन करेगा। तो यहां पर डिवीजन का काम जो होता है वह होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। स्पर्म के जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होते हैं, निषेचन के समय क्या होता है बेटा, स्पर्म जब एंटर करता है एग के अंदर तो स्पर्म के अंदर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल स्पर्म के डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, किसके अंदर, एग के अंदर। ठीक है, तो स्पर्म जब लेकर आता है इस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल को एग के अंदर निषेचन के समय, तो दीज सेंट्रियोल इनिशिएट दी मियोसिस इन एग। इसका आंसर क्या चला जाएगा, शुक्राणु का समीपस्थ तारक केंद्र। याद रखना प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, नॉट डिस्टल सेंट्रियोल, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये आपको बता दिए, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन इन एग। इज दैट क्लियर? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन, शुक्राणु का क्षमतायन कहां पर होता है। बेटा याद करो कि शुक्राणु का जो क्षमतायन या कैपेसिटेशन जो होता है वह होता क्या बेटा, कैपेसिटेशन का मतलब होता है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन का मतलब होता है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म को अपन लोग कैपेसिटेशन कहते हैं। और कैपेसिटेशन से क्या होगा, स्पर्म के पास ओवम को फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी आ जाती है, कि इसकी वजह से क्या होगा कि that enables the sperm to fertilize एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म को एक्टिव मोड में ले आते हैं। ये कहां पे होगा बेटा, फीमेल, बिल्कुल सही बात है, वेजाइना या योनि के अंदर कैपेसिटेशन देखने को मिलता है। डायरेक्ट याद रखना है आपको, थोड़ा सा कैपेसिटेशन क्या होता है उसके लिए मैंने क्वेश्चन डाला है ये। ठीक है, वेजाइना के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, विच पार्ट ऑफ स्पर्म एंटर्स इन एग इन ह्यूमन। मनुष्य में शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे में प्रवेश करता है। बताओ बेटा, क्या कौन सा करेगा, ओनली कंप्लीट स्पर्म, ओनली हेड एंड मिडिल पीस, हेड एंड एक्रोसोम। मनुष्य में शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे में प्रवेश करता है। बेसिकली अगर अंडे की बात करें, अंडे के अंदर तो अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा स्पर्म जो है वह एंटर करता है, लेकिन जब एक बार एग के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म आ जाता है तो उसका टेल वगैरह जो है सब कुछ क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कंप्लीट स्पर्म जो है, पूर्ण जो शुक्राणु जो है वह एंटर करता है। इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बेटा ढंग से पढ़ना।
In human, the complete sperm enters the egg cytoplasm. However, the tail degenerates shortly after entry. Tail जो होती है वो degenerate हो जाती है. The head provide the genetic material and the middle piece provide the proximal centriole needed for division. ये इसके अंदर तो क्या पढ़ा है बेटा? PCT proximal सेंट्रियोल पढ़ा है. और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल किसके लिए जरूरी है बेटा? ये जरूरी है आपके डिवीजन इन एग के लिए जरूरी है. डिवीजन इन एग के लिए जरूरी है. और हेड के अंदर क्या पड़ा है बेटा? हेड के अंदर आपके जेनेटिक मटेरियल पड़ा है. तो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वह एंटर करता है. आफ्टर ऑल टेल जो होती है वह डीजनरेट हो जाती है. देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लीवेज स्टार्ट्स इन. बेटा बेसिकली क्लीवेज होते क्या है? विदलन, जिसको कहते हैं विदलन. विदलन होते क्या है? विदलन अगर बेसिकली कहा जाए, जायगोट के अंदर रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं. क्लीवेज का क्या मतलब होता है? रिपीटेटिव या सिक्वेंशियल वर्ड थोड़ा ठीक रहेगा. सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन इन जायगोट. Mitotic divisions in zygote are called as cleavage, जिसको बोलते हैं हम लोग विदलन. ये पूछ रहा है कि विदलन कहां शुरू होता है? तो विदलन बेटा बेसिकली अगर देखा जाए तो जहां पर निषेचन होता है, निषेचन से जैसे ही जायगोट बनता है, जायगोट बनने के दौरान ही विदलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. तो फर्टिलाइजेशन जहां पर हो रहा है वहीं पर होगा. फेलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी के अंदर आपको विदलन जो है वह स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा. ये अपन ने आंसर देख लिया. अगला क्वेश्चन देखिएगा. विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? द सेल्स which are formed as a result of cleavage are called as. तो बेटा क्लीवेज से जो रैपिड डिवीजन होता है जायगोट के अंदर, उससे एक स्टेज आती है. मतलब देखो बेटा क्या होता है कि जायगोट है, जायगोट के अंदर क्या हुआ? क्लीवेज हुआ, या अपन लोग कह सकते हैं सिक्वेंशियल माइटोसिस हुआ. माइटोसिस जिन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं. इसके द्वारा एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं बेटा ब्लास्टूला. क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टूला. उसके बाद आती है मोरूला. तो ब्लास्टूला की जो सेल्स होती है उनको कहा जाता है बेटा ब्लास्टोमियर्स. क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स. तो जहां पर ब्लास्टोमियर्स आंसर लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा. कोरक खंड हिंदी के अंदर कहा जाता है. क्लीवेज से जो सेल्स बनती है उनको कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं. क्लियर है चीज? कोई दिक्कत? ये इसका एक्सप्लेनेशन है. कोरक खंड जो है, एक सेल्स जायगोट थी, 2 सेल्स बनी, 2 से और कई सारी सेल्स जो है वह बनती है. एक बेटा यहां पे ध्यान रखने की बात है कि यहां पर सेल्स तो बनती है लेकिन सेल का नंबर बढ़ता है लेकिन सेल ग्रोथ नहीं होता. हो सकता है आगे क्वेश्चन हो, देखते हैं बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट बिलोंग टू क्लीवेज. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विदलन की नहीं है? विदलन की नहीं है. डिक्रीज इन साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स, कोरक खंडों के आकार में कमी, रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन, ये तो होता है. इंटरफेज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल होता है. कोरक खंडों का विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स. तो यही इसका जो है वह आंसर चला जाएगा. क्लीवेज बेटा बेसिकली एक दो चीजें और देख लो क्लीवेज के बारे में. क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज के बारे में कि इसके दौरान जो है वो आपको रैपिड रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, डिवीजन देखने को मिलेगा, लेकिन सेल ग्रोथ नहीं होगी. रैपिड रेप्लिकेशन एंड डिवीजन विदाउट ग्रोथ, विदाउट सेल ग्रोथ. सेल की ग्रोथ नहीं होगी. उसी के अंदर जोना पेलुसिडा जो है वह टफ होती है, उसके अंदर ही जो है वह सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन सेल का किसी भी तरह का ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो कोरक खंडों का विभेदीकरण क्लीवेज से संबंधित नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा. हाउ मेनी
ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स में फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में इसमें से कितनी संरचनाएं पाई जाएगी? फैलोपियन ट्यूब में निम्नलिखित में से कितनी संरचना पाई जाती है? तो बेटा देखो, मोरुला बिल्कुल होती है, जिस पर होती है उसके ऊपर राइट लगा देंगे। सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा। प्राइमरी oocyte नहीं होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल ये भी नहीं होते हैं बेटा। ओवम जो है वह होता है, जाइगोट होता है, ब्लास्टोसिस्ट नहीं होते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और गैस्टुला भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं होती है। 1 2 3 4 स्ट्रक्चर जो है वह प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? 4। इज दैट क्लियर बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाला बात है। व्हाट इज क्यू फॉर क्लीवेज? विदलन के लिए क्या सत्य है? विदलन के लिए क्या सत्य है? साइट ऑफ एम्ब्रियो इज इंक्रीज्ड, नहीं, इंक्रीज एम्ब्रियो का जो साइज जो है वह इंक्रीज नहीं होता है विदलन के समय। ओवरऑल साइज ऑफ एम्ब्रियो सेम ही रहता है बेटा, किसी भी तरह का इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल साइज ऑफ, लिख लेता हूं पॉइंट, ओवरऑल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स सेम ही रहता है, किसी भी तरह का इंक्रीज या डिक्रीज दिखने को नहीं। साइज ऑफ सेल इज डिक्रीज्ड, तो यही है बेटा, क्या सत्य? डिक्रीज हो सकता है बेटा, इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। साइज ऑफ सेल्स इज इंक्रीज नहीं होता है, भ्रूण का आकार घटता है। साइज ऑफ एम्ब्रियो इज डिक्रीज नहीं होता है, सेल्स का जो साइज है वह डिक्रीज होता है, क्योंकि सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, स्पेस उतना ही, तो सेल का साइज को कम तो करना ही पड़ेगा, यही सत्य है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉलिड बॉल ऑफ सेल, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स प्रोड्यूस बाय रिपीटेड क्लीवेज इज कॉल्ड एज। एक जो स्टेज आती है सॉलिड बॉल जो है वह कब आती है बेटा? गैस्टुला नहीं बेटा, गैस्टुला नहीं होती है। ब्लास्टोसिस्ट नहीं होती है। तुतक या मोरुला जो है वह सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, वह जो है ठोस गेंद को बार बार विदलन द्वारा, विदलन जो रिपीटेटिव डिविजन्स होते हैं, सिक्वेंशियल जो डिविजन्स होते हैं, सिक्वेंशियल डिविजन्स होते हैं, या जिनको बोला जाता है क्लीवेज। क्लीवेज के बाद एक सॉलिड जो है बॉल लाइक, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोरुला कहा जाता है। मोरुला स्टेज इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। मोरुला या मलबेरी, मोरुला जो वर्ड है वो मलबेरी से लिया गया है। मलबेरी के जो फ्रूट्स होते हैं वह मोरुला अवस्था की तरह दिखते हैं। 8 से 16 जो कोशिकाएं की अवस्था होती है उसको मोरुला कहा जाता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन गैस्टुला स्टेज विच लेयर्स आर फॉर्म्ड? बेटा ध्यान रखना, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले आता है जाइगोट, जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है, स्टेज आती है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद आती है मोरुला, और मोरुला के अंदर, ठीक है, ब्लास्टुला के अंदर जो है जर्म लेयर का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है बेटा? जनन स्तर, जर्म लेयर्स या जनन स्तर का, स्तरों का निर्माण होता है, जनन स्तरों का निर्माण होता है। और जनन स्तरों का निर्माण होना किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? गैस्टुला अवस्था के दौरान। तो कौन सी परतें बनती है? जर्म लेयर 3 तरीके की होती है बेटा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और एंडोडर्म तीनों स्तर बनते हैं बेटा, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंत जनन स्तर। आंसर चला जाएगा उपरोक्त सभी। और शरीर के अंदर जितने भी अंग बनते हैं, जितनी भी संरचनाएं बनती है, वो इन्हीं स्तरों से मिलकर आगे की तरफ बनती है, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉर्फोजेनिक जेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ ब्लास्टोमियस रिजल्ट्स इन। कोरक खंडों की संरचना विकास गतियों का परिणाम है। पहली बात तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होते क्या है बेटा? जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं बेटा, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट का मतलब होता है कि एम्ब्रियो के अंदर सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है। बेसिकली कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सेल टू देयर न्यू पोजीशन इन एम्ब्रियो टू फॉर्म 3 जर्म्स लेयर। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट की अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि मूवमेंट्स ऑफ सेल्स
to their new position, to their new position in the embryo. ये क्या हुआ? इन दी, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है. इवन इन दी एम्ब्रियो टू फॉर्म 3 जर्म लेयर्स. इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. इस मूवमेंट के द्वारा जो ब्लास्टुला स्टेज है वह गैस्टुला अवस्था में बनती है. लिख लो पॉइंट्स भली कि दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म ब्लास्टुला इन गैस्टुला, ब्लास्टुला स्टेज into गैस्टुला स्टेज. तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मोरुला अवस्था के दौरान, ब्लास्टोसिस अवस्था के दौरान, या क्या बोलते हैं गैस्टुला अवस्था के दौरान, या जाइगोट के दौरान. तो गैस्टुला अवस्था के दौरान देखने को आपको मिलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा. गैस्टुलेशन एक प्रक्रिया है. गैस्टुलेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वह गैस्टुला अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, और 3 जर्म लेयर्स बनती है. विच स्टार्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल दैट अकर्स जस्ट आफ्टर मॉरुलेशन, दैट अकर जस्ट आफ्टर क्लीवेज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन ब्लास्टोमियर्स. तो आंसर सीधी सी बात है, जर्म लेयर. गैस्टुलेशन का रिलेशन जो है वो बेटा जर्म लेयर से, ये आपको ध्यान रखना है. जर्म लेयर जनन स्तरों से, किससे बेटा? जनन स्तरों का निर्माण होता है. जनन स्तरों का निर्माण होता है. चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा. अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द एम्ब्रियोनिक सेल फॉर्म द जर्मिनल लेयर. तो अभी अपन ने पढ़ा है कंदुक अवस्था या गैस्टुला अवस्था के दौरान ही होता है. सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मल्टीसेलुलर एनिमल स्टार्ट देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम. बेटा कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ की शुरुआत यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जाइगोट अवस्था से होती है. यूनिसेलुलर जाइगोट अवस्था से होती है. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. अगला क्वेश्चन. प्लेसेंटा इज अ रीजन वेयर अपरा. बेटा आपको पता ही हो कि होता क्या है कि जाइगोट के अंदर निषेचन के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के दौरान बीच में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब शुरू होता है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वह डेवलपिंग एम्ब्रियो मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाता है. तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो और जाइगोट, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर के बीच में एक कनेक्शन बनता है जिसको हम लोग अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, जिसकी वजह से जितना भी जो भी लाइफ के लिए काम के पॉसिबल जो भी रिक्वायरमेंट है वह अपरा के थ्रू ही होते हैं. तो अपरा देख लेते हैं. जो ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है वो आंसर चला जाएगा कि फिटस इज अटैच्ड टू मदर बाय स्पर्मेटिक कोड. स्पर्मेटिक कोड नहीं होती, ध्यान रखना. ठीक है, फिटस इज प्रोड्यूस्ड provided with mother's blood. Fetus is provided with mother's blood. Fetus receives nourishment from mother's blood. Fetus is covered by membrane. तो इसका जो बेटा आंसर चला जाएगा fetus received nourishment from mother's blood. स्पर्मेटिक कोड की जगह अगर यहां पर अम्बिलिकल कोड लिखा हुआ था, यहां पर क्यों ये गलत हुआ बेटा? अम्बिलिकल कोड जो है तो सही चला जाएगा. स्पर्मेटिक कोड नहीं होता है बेटा, अम्बिलिकल कोड होता है. ठीक है, अम्बिलिकल कोड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा. यही है बेटा, भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है. थर्ड आंसर लगाया अपन ने, थर्ड आंसर. ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा. इन ह्यूमन एम्ब्रियो द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय. ह्यूमन के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वह कब बनती है? देखना बेटा, ध्यान से देखना.
अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, इसके लिए अपन लोग एक पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट्स को समझिएगा बेटा। बेटा जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के दौरान अगर आप इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। इसके अंदर आउटर लेयर जो होती है, यहां पर लेयर्स होती है, इस आउटर लेयर को, ये इस तरीके की सेलुलर लेयर होती है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो ब्लास्टोसिस स्टेज के अंदर दो है बेटा, दो स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेगी। एक तो होती है आउटर लेयर, आउटर लेयर, इस आउटर लेयर को क्या बोल देंगे? ट्रोफोब्लास्ट। और एक क्या होता है बेटा? इनर सेल मास। इनर सेल मास तो आगे चलकर एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, डिफरेंशिएट्स इनटू एम्ब्रियो, डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। जबकि जो ट्रोफोब्लास्ट है यह एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है और इंप्लांटेशन में हेल्प करता है। अटैच्ड टू एम्ब्रियो, या एम्ब्रियो की जगह एंडोमेट्रियम लिख लो, एंडोमेट्रियम एंड हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के अंदर हेल्प करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेते हैं। इसके दौरान एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। तो किससे बनती है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट से बनती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। लिख लो भले यहीं पर। अच्छा आगे चले गए। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है ट्रोफोब्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है, कोरियन वगैरह, ये सब एक्स्ट्रा, एमनियन है, कोरियन है, ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी है बेटा? कोरियन, एमनियन, ये सब। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, थोड़ा सा मैंने नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा कि द एक्सप्लोजन ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द यूटरस इज कॉल्ड एज। सिंपल सा क्वेश्चन, प्रसव क्रिया, पार्चुरेशन जो है वह कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। ऐसे क्वेश्चन भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ऑक्सीटोसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन मेनली, ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से किस में सहायता करता है बेटा? बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो होता है वह यूट्रस की मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से यूट्रस की मसल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक के कारण ये जब ऑक्सीटोसिन और ज्यादा सीक्रेट होता है पॉजिटिव फीडबैक के कारण, जिसकी वजह से प्रसव क्रिया या पार्चुरेशन होती है। इस पॉइंट्स को थोड़ा लिखना बेटा। क्या है बेटा कि ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन, ध्यान से देखना, ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह यूटेराइन मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन यूटेराइन मसल्स, यूटेराइन मसल्स के ऊपर एक्ट करता है एंड कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके अंदर? यूट्रस की मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से फर्दर ये जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस मसल्स है, इन यूट्रस मसल्स है, ये इस मसल्स के अंदर जैसे ही और कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये ऑक्सीटोसिन का और रिलीज करवाएंगे। क्या करेगा? स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ, स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का और ज्यादा सिक्रेशन होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप का निर्माण होता है, पॉजिटिव
फीडबैक लूप बनता है। क्यों बेटा, देखना फीडबैक लूप दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक लूप, एक होता है नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव का मतलब अगर वो सिक्रेशन है तो उसको रोक देता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक का मतलब और सिक्रेशन बढ़ाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, पार्चुरेशन का जो है वह प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हेल्प्स इन मेनली मिल्क प्रोडक्शन, नहीं, चाइल्ड बर्थ के समय, चाइल्ड शिशु के जन्म के लिए जो है वह हेल्प करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, बेटा प्रसव क्रिया के समय फिटल जो है, फुली डेवलप्ड फीटस जो होता है, देखना बेटा कुछ पॉइंट्स को समझना कि फुली डेवलप्ड फीटस, हालांकि थ्योरी के अंदर ये सब चीजें पढ़ाई हुई है, क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और प्लेसेंटा है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं बेटा, सिग्नल्स देते हैं पार्चुरेशन के लिए, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन। ठीक है, इंड्यूस, ये यूट्रस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, और जिसकी वजह से पार्चुरेशन की जो है क्रिया होती है, इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन को अपन लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस कहते हैं, रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कब होता है, मानव मादा में भ्रूण निष्कासन प्रतिवत किसके द्वारा प्रवर्तित, स्तन ग्रंथियों के विभेदन के दौरान नहीं, उल्ब द्रव के द्वारा नहीं, पीयूष ग्रंथि से नहीं, पूर्ण विकसित भ्रूण और अफरा, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, इन द फीमेल विच स्ट्रक्चर इज होमोलोगस इन पेनिस ऑफ मेल, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर जो स्ट्रक्चर ऐसी कौन सी है जो होमोलोगस है ह्यूमन के अंदर पेनिस के, क्लाइटोरिस होती है बेटा, क्लाइटोरिस, भग शेप कहते हैं। क्लाइटोरिस जो होती है बेसिकली है क्या, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू से बनी होती है, मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कहां प्रेजेंट होती है, अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, प्रेजेंट एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के ऊपर यह देखने को मिलती है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, अबव यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है बेटा, क्लाइटोरिस आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा, आगे देखते हैं, प्यूबर्टी अकर्स इन फीमेल्स, प्यूबर्टी का जो नॉर्मल एज की बात कर रहा है ह्यूमन फीमेल के अंदर, कब होती है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जो है आपको 11 से 14 साल के दौरान देखने को मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात कर रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ प्यूबिक हेयर होता है, वॉइस ऑफ लो पिच, लो पिच नहीं होती है बेटा, हाई पिच होती है। ठीक है, अगर लो पिच की जगह यहां पर हाई पिच देता तो आंसर चला जाता, ये हाई पिच जो होता है फीमेल के अंदर होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाइलुरोनिक एसिड विच बाइंड सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, हाइलुरोनिडेज या हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है बेटा, एक्रोसोम के अंदर होता है। पहली चीज तो पढ़ा चुका हूं मैं, होमोपॉलीसेकेराइड है या एमिनो एसिड है या ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, क्या है बेटा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो बेटा ये इसका आंसर है। ये आपका एक जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक जो है आपका लेक्चर जो है टोटली खत्म कर चुका हूं। अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।